रात को 12 बजे का समय हो रहा था। घना-घोर अंधेरा होता है। शहर होता है किशनपुर। एक चोर चोरी करने के मंसूबे में एक घर में प्रवेश करता है। उस घर में पहले से भी 4 लोग मौजूद होते हैं। नहीं पता उस चोर के मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहा था। चोरी करते टाइम उसके मन में क्या हुआ कि मौके पर ही उस चारों लोगों को मौत की नींद सुला देता है। नमस्कार, आपका स्वागत है क्राइम अद्भुत न्यूज में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की सच्ची घटना है। एक प्लम्बर एक हंसते खेलते परिवार को कैसे बहुत ही बेरहमी तरीके से मौत की नींद सुला दिया और फावड़े से काट के अलग अलग रूम में लाश के टुकड़ों को बेड के नीचे रख दिया था। दरअसल ये घटना स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले किशनपुर में उपस्थित स्वास्थ्य केंद्र से। स्वास्थ्य केंद्र में एक लेडीज एनएम की नौकरी कर रही थी। उनका नाम होता है युगमाया। उनको वहाँ पे रहने के लिए सरकार की तरफ से फ्लैट भी मिला हुआ होता है, जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ वहाँ खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। उनके पति चैतन्य साहू भी रायपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे, इसलिए जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। परिवार में काम करने के लिए एक बाई रखी गई थी जिनका नाम था त्यागी राणा। त्यागी राणा घर के सारे काम अच्छे से करती थी और घर के सारे काम निपटाने के बाद वो अपने घर वापस लौट जाती थी। घर के जो मुख्य द्वार था उसकी 2 चाबी थी। एक चाबी घर की मालकिन युगमया बाई खुद अपने पास रखती थी और जबकि दूसरी चाबी अपनी जो बाई थी त्यागी राणा उनको ही ये चाबी दे दी थी। रोज की तरह त्यागी राणा बाई डेली आती थी और काम करके वापस चली जाती थी। 1 मई 2018 को एक घटना घटित होती है। रोज की तरह बाई काम करने सुबह 6 बजे गेस्ट हाउस पे पहुंच जाती है। गेस्ट हाउस पे पहुंचती है तो उसको अजीब एक चीज़ लगता है, क्योंकि जो ताला था रोज अंदर की तरह लगा हुआ था, लेकिन उस दिन वो ताला बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। ये देखकर उसके मन में कुछ चल रहा था। इसके बाद वो ताला खोल के अंदर जाती है और घर के बाहर से ही वो मालकिन को आवाज़ लगाना स्टार्ट कर देती है। मालकिन को आवाज़ लगाती है लेकिन अंदर से कोई बोलता नहीं है। इसके बाद वो धीरे से दरवाजे को पुश करती है और अंदर जाती है। इसके बाद जब वो आंगन में जाती है तो खुद ही वो चीखने और चिल्लाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल वहाँ पे लाश पड़े थे, खून के धब्बा पड़ा था। वो फ़ौरन स्वास्थ्य केंद्र में भाग चली जाती है जहाँ पे उनकी मालकिन योगमाया नौकरी कर रही थी, जॉब कर रही थी। वहाँ पे जाके सारे स्टाफ को ये सारी घटनाएं के बारे में बताती हैं। वो सारे स्टाफ यहाँ पे आते हैं और देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोगों के मन में क्या चल रहा था, सब अपने अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। इसके बाद जो बाई थी वो फ़ौरन गांव की जो सरपंच होते हैं उनके पास चली जाती है और घटना की सारी सच्चाई उस सरपंच को बताती है। सरपंच बहुत तेज़ी से ही इसको लेता है और तुरंत ही थाना प्रभारी को फ़ोन करके बुलाता है। थाना प्रभारी जब मौके पे आते हैं, मौके पर तमाम तमाशीन लोग भी वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। बहुत भीड़ हो जाता है वहाँ पे। पुलिस अपने तरीके से देख रही थी, जांच कर रही थी। सारे सामान बिखरे पड़े थे। घर के अलमारी खुला हुआ था। अलमारी में फिर जो सामान था वो भी बाहर निकाल कर फेंक दिया गया था। जो बेड था इतर छितर बितर हो गया था। कूलर, फ्रिज सारे गिरे पड़े थे। पति और बड़े बेटे की लाश एक जगह मिली और जबकि पत्नी और छोटे बेटे की लाश एक जगह मिली। पुलिस जो उस परिवार के गार्जियन थे बाबूलाल साहब को तुरंत बुलाती है मौके पे। अब बुला के पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। बाबूलाल से पुलिस पूछती है कि आपको किसी पे शक है? बाबूलाल बोलते हैं कि नहीं, हमको किसी पे शक नहीं है। मेरा बेटा और पतो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। नहीं पता ये कैसे हो गया। इसके बाद पुलिस मोहल्ले में पूछती है तो पता चलता है कि ये लोग बहुत सज्जन व्यक्ति थे। किसी के अगर कोई ज़रूरी काम होता था तो ये पति पत्नी दोनों लोग पहुंच के उसकी मदद करते थे। इनकी जो मोहल्ला था उसमें इनकी बहुत ही मान सम्मान थी। इसके बाद पुलिस करे तो करे क्या। घटना स्थल पे बहुत सारी जांच करते हैं लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता है।
इसके बाद बाहर से कुछ टीम आती है, वो भी जांच करती है, फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। कड़ी मेहनतों के बाद, कड़ी मशक्क़तों के बाद पुलिस के हाथ एक खबर लगा, जो 2 से 3 हज़ार नंबर ट्रैक किया गया। उसमें से एक नंबर 30 और 31 जुलाई को संदिग्ध घटना स्थल पर पाया गया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और उस नंबर का डिटेल निकालना स्टार्ट कर देती है। उस नंबर का डिटेल निकालती है तो पता चलता है किशनपुर के रहने वाला धर्मेंद्र नाम पे ये नंबर लिया गया है। इसके बाद पुलिस फौरन धर्मेंद्र के घर पहुंचती है और उसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद धर्मेंद्र बोलता है कि नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। फिर पुलिस दबाव कुछ बनाती है तो वो बताता है हाँ, उनके घर में कभी कभी जाता था, कुछ काम था, काम करके मैं वापस चला आता था, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है साहब। इसके बाद जो एसपी साहब थे अंधेरे में तीर मारते हैं कि अगर तुम उनके घर जाते थे, काम करके चले जाते थे, तो तुम्हारा मोबाइल उनके घर क्या कर रहा था। ये सुनकर शौक हो जाता है। उसकी जो चेहरे की परछाई थी वो एसपी साहब अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। इसके बाद एसपी साहब बोलते हैं आखिर बताओ तुम इनको क्यों मारे हो, सही सही बताना। वो नहीं बताता है। इसके बाद पुलिस उठाकर उसको लॉकअप में ले जाती है। लॉकअप में उसके साथ अलग तरीके से पेश आया जाता है, कुछ किया जाता है उसके साथ। इसके बाद वो तोते की तरह सारा वाक्य बता देता है, सारी घटना बता देता है। दरअसल घटना थी कि वो प्लम्बर के रूप में काम करता था और किशनपुर में ही उनके साइड में ही वो रहता था। अपने परिवार और बाल बच्चे के साथ सुखी संपन्न जिंदगी वो जी रहा था। जो योगा माया थी, उनके घर में नल खराब हो गया था। इसी को बनवाने के लिए प्लम्बर के लिए वो इस प्लम्बर को बुलाई थी। प्लम्बर जब काम किया तो उसकी जो चार्ज थी वो 150 रुपये हो गई। इसके बाद उनके पास पैसा नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो बोली कि शाम को आके ले जाना। जब वो शाम को प्लम्बर गया तो जो उसके पति थे उसको बोले सुबह आके ले जाना। जब वो सुबह गया तो उसके पति बोले कि शाम को आके ले जाना। इसी तरह चलता रहा। 1-2 दिन तक, 2 दिन 3 दिन तक इसी तरीके से चलता रहा। इसके बाद जो उसके पति थे चैतन्य साहू, वो साफ साफ पैसा देने से इनकार करने लगे कि मैं आपको 150 रुपये नहीं दे सकता हूँ। इतनी सी काम के लिए मैं आपको 150 रुपये क्यों दूँ। इसके बाद जो प्लम्बर था धर्मेंद्र, वो बोलता था कि नहीं मैं अपने पूरे पैसे वापस लूँगा। 150 रुपये मैं बोला था, 150 रुपये मैं वापस लूँगा। दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है। वो बोलता है कि मैं दूंगा नहीं, वो बोलता है मैं लूँगा ही। धर्मेंद्र सोचता है कि चलो ना, कहीं किसी तरीके से मैं इनसे पैसा तो ले ही लूँगा। इसके बाद वो घर में जाता है, रात को चोरी करने की मानसिकता से जाता है। लेकिन जब अनवारी खोलता है तो जो उसकी बीवी थी योग माया, वो जग जाती हैं। उसके हाथ में फवाड़ होता है और मौके पे ही योग माया को पे वार करता है और वहीं पे उनको ढेर कर देता है। इसके बाद उसके पति आते हैं, सब हल्ला सुन के उनके पति को भी मौके पे ढेर कर देता है। उसके साथ एक बच्चा होता है, उस बच्चे को भी ढेर कर देता है। धर्मेंद्र के दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। एक अलग कमरे में एक लड़का सोया था। वो सोच रहा था कि अगर इसको ये बात पता होगी तो ये मेरे बारे में पुलिस को बता देगा। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि जिसको मैं मारने जा रहा हूँ तो सोया है, ये कैसे बताएगा। धर्मेंद्र जाता है उस कमरे में और उसको भी वहीं पे गर्दन से अलग कर देता है सर, और चारों को मार के वो घर से बाहर चला जाता है। पुलिस अपने तरीके से उसकी जांच करती है और उसको सज़ा दिलाने में प्रशासन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।